नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम भट्ट और आप देख रहे हैं कानून की बात। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चैप्टर 2 भारतीय न्याय संहिता की, जो कि धारा 4 से लेकर धारा 13 तक है और दंड के विषय में, पनिशमेंट के विषय में इसमें प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पुरानी आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 53 से लेकर धारा 75 तक को कवर करती थी। इसी क्रम में सबसे पहले हम देख रहे हैं धारा 4, जो पुरानी आईपीसी धारा 53 थी, जिसमें दंड के प्रकार के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दंड के जो प्रकार हैं वो वर्तमान में 6 प्रकार के दंड जो हैं वो कोई न्यायालय किसी अपराधी को दे सकता है। पहला जो है मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, चौथा है संपत्ति का समापरण, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा है फाइन, जुर्माना, और छठवा जो है वो कम्युनिटी सर्विसेज है। कम्युनिटी सर्विसेज को पहली बार दंड के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराने कुछ जजमेंटों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की शर्त जो है वो बेल मैटर्स में और अपराधों में, ऐसे जहां पर अपराधी को जो है उसके जो सजा भुगत चुकी है उसके आधार पर छोड़ा जा रहा था, ऐसे में उसको कुछ सामुदायिक सेवा भी देकर उसके अपराध को कम किया गया था। तो सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं मृत्युदंड के बारे में। मृत्युदंड, जिसे कि कैपिटल पनिशमेंट के रूप में भी जाना जाता है, कैपिटल पनिशमेंट के रूप में इसका एक अन्य नाम भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता में ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जहां पर मृत्युदंड दिया जा सकता है। पहली धारा जो है वो 147, जहां पर वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का जो अपराध है, ऐसे में मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये आईपीसी की धारा 121 थी। दूसरी जो धारा है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है वो है धारा 160 बीएनएस, अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी। ये जो अपराध है ये नौसेना, आर्मी सेना, नेवल सेना और एयरफोर्स के अधिकारी या किसी सदस्य के द्वारा यदि इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो उस पर धारा 160 लगती है। धारा 230 जो प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने में किसी व्यक्ति ने फॉल्स एविडेंस दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, और उस मिथ्या साक्ष्य के आधार पर उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है उसके विरुद्ध धारा 230 का अपराध बनता है और ऐसे व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जाता है। अगली जो धारा है धारा 103, जो आईपीसी की धारा 302 थी, जिसमें हत्या या मर्डर का प्रावधान किया गया था। इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे आजीवन मृत्युदंड का सजा देने तक का प्रावधान किया गया है। अगली जो धारा है धारा 107, ये कहती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में, लेकिन किस व्यक्ति का, तो उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के, यदि कोई बच्चे का जो 18 वर्ष से कम आयु का है या कोई ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या सुसाइड कारित करने के लिए आपने किसी व्यक्ति ने अबेटमेंट किया है, तो जो अबेटमेंट करने वाला व्यक्ति है उसको धारा 107 के अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है। अगली जो धारा है वो धारा 140(2), जो पुरानी आईपीसी धारा 346 ए थी, जिसमें किडनैपिंग और अबडक्शन के अपराध के बारे में बताया गया है। और ये जो अपराध है, यदि सरकार को किसी कार्य को कार्य करने के लिए बाध्य करने के लिए यदि ऐसा अपराध किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का कार्य करता, अबेटमेंट या अबडक्शन या किडनैपिंग का अपराध करता है, उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगली जो धारा है 310(3), जो पुरानी आईपीसी धारा 396 थी, जिसमें बताया है कि यदि डकैती करते समय, डकैती का अपराध या डकैती का अपराध को करते समय यदि जो अपराधी है यदि वो किसी व्यक्ति की हत्या कारित करता है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। दोस्तों, यदि
मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में यदि कम करना हो तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार जो है वो मृत्यु दंड को कम करके आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकती है। और इस संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 5 BNS के एक्सप्लेनेशन ए में स्पष्ट किया गया है। ऐसा ही कुछ प्रावधान जो है वो BNSS की धारा 474 ए में भी दिया गया है। समुचित सरकार से आप समझें कि समुचित सरकार जो होती है, जहाँ पर जिस दंड दिया गया है उस दंड में यदि समुचित सरकार के तौर पे यदि केंद्र की शक्तियां निहित हैं तो केंद्र सरकार होगी, और यदि राज्य सरकार की शक्तियों के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार जो है वो राज्य सरकार होगी। अब हम ये देखें कि मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए। इस संबंध में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जजमेंटों के आधार पर कुछ नियम बन गए हैं जिनको हम मृत्युदंड देते समय फॉलो करते हैं। सबसे पहला ये देखा जाता है कि मृत्युदंड देते समय पहला नियम ये है कि मृत्युदंड जो है वो एक्सेप्शनल तौर पे दिया जाता है, एज अ रूल नहीं दिया जाता। और जब हम पनिशमेंट ये मृत्युदंड का पनिशमेंट देते हैं तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि यदि उस अपराध के लिए यदि आजीवन कारावास दिया जाता है तो वो पूर्ण अपराध नहीं होगा, तभी जो है मृत्युदंड दिया जाता है। ये डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में वर्ष 1980 में निर्धारित कर दिया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो डॉक्ट्रिनो है वो दिया गया। दूसरा जो है नियम जो है ये देखा जाता है कि बैलेंस बिटवीन द एग्रीवेटिंग एंड द मिटिगेटिंग फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस। एग्रीवेटिंग फैक्ट्स मतलब ये होता है कि अपराध की ग्रेविटी कितनी थी, अपराध को करते समय उसकी क्रूरता क्या थी, गंभीरता क्या थी, ये देखा जाता है। और मिटिगेटिंग फैक्ट्स के मतलब में ये देखा जाता है कि आरोपी में सुधार की संभावना क्या है, अन्य परिस्थितियां क्या थी, उसकी उम्र क्या थी, ये सारी चीज़ें देखी जाती। तो ये जो नियम है ये दिया गया था संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, और मुकेश वर्सेस स्टेट जो कि NCT दिल्ली का केस था जो निर्भया केस के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें भी इन दोनों फैक्ट्स के बारे में विशेष विश्लेषण किया गया। तो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि अपराध जो है वो कितना क्रूर तरीके से किया गया था, कितना निर्दयी तरीके से किया गया था, ये देखा जाता है कि अपराध की गंभीरता कितनी थी। दूसरा, उसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यदि ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने दिया जाता है, यदि मृत्युदंड नहीं दिया जाता है तो उस पर समाज का प्रभाव क्या पड़ेगा। और तीसरा, अपराध किस तरीके से किया गया था, पूर्व नियोजित तरीके से था या अचानक हुआ था, तो ऐसे में उस अपराध का मैनर, तरीका, और दूसरा उसके पीछे का मोटिव, उद्देश्य या हेतु देखा जाता है। इसके साथ साथ जब ऊपर वाले तथ्यों को देखने के बाद ये देखा जाता है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के तौर पे यदि अपराधी की उम्र कितनी है, दूसरा उसमें सुधार की संभावना है कि नहीं है, और तीसरा उसकी अपराध का समय उसकी मानसिक स्थिति या आसपास की परिस्थितियां की थी जिसमें अंतर्गत उसने वो अपराध किया है। तो किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड देते समय इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला जो दंड है वो है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ ही समझने की, आजीवन मतलब जीवन भर। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने एक जजमेंट नायब सिंह वैसे पंजाब राज्य में भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन से मतलब जो है वो अंतिम समय तक का कारावास। जब तक एक व्यक्ति का अंतिम समय नहीं आ जाता है या उसका अंतिम समय आ जाता है तब तक उसको जो कारावास दिया जाएगा वो ही आजीवन कारावास होगा। दूसरा, एक अन्य जजमेंट गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आजीवन कारावास का अर्थ होता है मृत्यु तक जेल में रहना है। ऐसा व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास दिया गया है वो जेल के अंदर जाएगा और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तभी वो जेल से बाहर आ सकेगा। धारा 6 BNS ये कहती है कि जहां पर भी गणना करनी है, नंबर्स के रूप में गणना करनी है, तो ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा।
परंतु ये कहीं भी नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष का कारावास। ये जो गणना है, ये जो फिगर है, ये फिगर जो है सिर्फ गणना करने के लिए कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास के तौर पे कितना सजा हुई है, उसके लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए जो है वो आज जेल गया और किसी कारणवश उसकी अगले दिन मृत्यु हो जाती है, तो अब ऐसी स्थिति में उसके लिए कारावास का जो दिन है वो सिर्फ एक दिन का हुआ। परंतु एक व्यक्ति जो है, जो 20 वर्ष की आयु में आजीवन कारावास प्राप्त करता है और जेल में वो 90 वर्ष तक की उम्र तक जीवित रहता है, तो उसके लिए आजीवन कारावास 70 वर्ष का हो गया। तो ऐसा विरोधाभास ना हो, इसलिए उन्होंने कानून में ही नियम बना दिया कि जब सिर्फ गणना करनी है तो ऐसी गणना करते समय हमको जो आजीवन कारावास है उसको 20 वर्ष के तुल्य मानना है। अब यदि आजीवन कारावास को सरकार कम करना चाहती तो क्या कर सकती है? तो उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास को कम करना है तो 7 वर्ष तक के अपराध, 7 वर्ष तक की सजा में हम कम कर सकते हैं। पहले ये प्रावधान 14 वर्ष तक का था कि 14 वर्ष से कम सजा नहीं दे सकते, पर उन्होंने अब कम, उसको और कम करके कर दिया कि यदि आजीवन कारावास की सजा को कम करना है तो 7 वर्ष तक के अपराध, 7 वर्ष तक की सजा में हम उसे कम कर सकते हैं। ये प्रावधान भी धारा 5 BNS में है। अब अगला जो हम देखें तो अगला जो अपराध, अगली जो सजा है वो है इम्प्रिजनमेंट, कारावास। तो यहाँ पर बताया धारा 4 की धारा C बताती है कि कारावास जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब सश्रम कारावास, और दूसरा सिंपल मतलब साधारण कारावास। रिगरस जैसे श्रम दिख रहा है, मतलब इसका यह है कि अपराधी जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत जेल में दाखिल होता है उसे जेल के अंदर कार्य करना पड़ता है, कठोर श्रम करना पड़ता है, उसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट के तौर पे जो आदमी अंदर जाता है उसे कठोर कार्य नहीं करना पड़ता, साधारण कार्य भी कर सकता है, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट। धारा 7 कहती है कि सेंटेंस में भी होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। तो जब कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को सजा देता है तो वो जो सजा दे रहा है, जितने समय की सजा दे रहा है, उसका कुछ भाग कठोर भी कर सकता है, कुछ भाग सरल भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास दिया गया, तो न्यायालय अपने निर्णय में लिख सकता है कि ऐसे व्यक्ति को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 वर्ष का साधारण कारावास दिया जाए। तो दोनों प्रकार के कारावासों को मिक्स करके भी न्यायालय दंड के समय दे सकता है। धारा 474 474 BNS की धारा कहते हैं कि लघुकरण करना है। तो इन्होंने कहा कि ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक का जो कारावास है, यदि उसे कम करना है तो 3 वर्ष तक के कारावास में कम कर सकते हैं। 3 वर्ष से कम में, 3 वर्ष से कम के कारावास में कम नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम जो करना है वो 3 वर्ष तक की सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। दूसरा, यदि सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 7 ईयर्स है, यदि 7 वर्ष से कम की सजा वाले अपराध हैं और उसको दंड दिया गया है, तो समुचित सरकार जो है उसे फाइन में कन्वर्ट कर सकती है। और यदि रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया है तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट कर सकती है। ये समुचित सरकार के अधिकार हैं जो धारा 474 BNSS में उनको प्रदान किए गए। अब आपने देखा कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट के बीच में एकांत परिरोध भी हो सकता है। तो जिस व्यक्ति को सश्रम कारावास दिया गया है, किसी दंड में सश्रम कारावास का अंतर्गत उसे दिया गया है, तो ऐसे में उसे एकांत परिरोध भी न्यायालय जो है वो उस दंड के साथ में दे सकती है। लेकिन ये कब दे सकती है, तो कोर्ट के पास पावर कब है? तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास एकांत परिरोध का पावर जो है धारा 11 और धारा 12 के अंतर्गत तभी है जब ऐसे अपराधी को सश्रम कारावास या रिगरस इम्प्रिजनमेंट का दंड दिया गया है। दूसरा, उन्होंने बताया कि एकांत परिरोध जो होता है वो मैक्सिमम जो है वो 3 महीने का हो सकता है। मतलब किसी भी अपराधी को
एकांत परिरोध 3 महीने से ज्यादा का नहीं दिया जाता है। अब जब एकांत परिरोध का हम प्रावधान देखते हैं तो ये देखना पड़ता है कि कब कब कितना कितना एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जहां पर सजा जो है, दंड जो है, धारा 11 क्या प्रावधान करती है, धारा 11A बताती है, 11 की उपधारा 1 बताती है कि जहां पर दंड जिस व्यक्ति को दिया गया, सश्रम कारावास जो दिया गया है, यदि वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को 1 माह से ज्यादा का एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। परंतु यदि अपराध 6 महीने से ज्यादा का है और 1 वर्ष से कम का है तो उसे मैक्सिमम 2 माह का एकांत परिरोध आप दे सकते हैं। परंतु यदि उसका अपराध जो है वो 1 वर्ष से ज्यादा अवधि का है तो उसे आप मैक्सिमम जो है पूर्ण जो एकांत परिरोध का जो पूर्ण काल है 3 माह, उसे आप पूरा 3 माह तक दे सकते हैं। तो ये अपन ने समझ लिया कि किसी भी परिस्थिति में एकांत परिरोध जो है वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। अब धारा 12 जो बताती है कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होगी, तो इन्होंने कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एक बार में आप 3 महीने लगातार नहीं दे सकते। यदि किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है तो उसे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भुगताया जाएगा वो एक पीरियड में, एक काल में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब यदि किसी व्यक्ति को 1 तारीख को आपने सॉलिटरी में भेजा है तो उसे 14 तारीख से 15वीं तारीख तक आप नहीं रख सकते। 14 तारीख को आपको उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। दूसरा यह है कि यदि 2 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो दोनों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच में जितने दिन उसे सॉलिटरी में रखा गया है उतने दिन का गैप आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति को 1 तारीख को आपने सॉलिटरी में भेजा और फिर 14 तारीख को आपने बाहर निकाला तो उसे आप 14 से 15 से लेके 28 तक आप दोबारा सॉलिटरी में नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको फिर 29 का वो करना पड़ेगा। तो 1 महीने में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते एक बार में। दूसरा, आपको उतने इंटरवल का आपको ध्यान रखना है। तो अब तीसरी बात ये आई कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी व्यक्ति को 16 तारीख को रखें और 30 तारीख तक रख लें 1 महीने में, और अगले महीने में 1 तारीख से रख लें और फिर 14 तारीख तक रख लें। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकते, आपको 2 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच में जितना सॉलिटरी उसको दिया गया है उतने का गैप रखना आवश्यक है। जब अब इन्होंने कहा कि जहां पर 6 महीने तक का है तो वहां पर आप 1 महीने तक रख सकते हैं, पर जहां पर किसी व्यक्ति को 4 महीने या 3 महीने से ज़्यादा का जो दिया गया है तो उन्होंने कहा कि ऐसे में एक व्यक्ति को महीने में 7 दिन से ज़्यादा आप सॉलिटरी में नहीं रख सकते। मतलब यदि उस व्यक्ति को 4 महीने का ही दंड दिया गया है तो 1 माह में आप 7 दिन और फिर उतना ही गैप देके फिर दोबारा आप उसको रख सकते हैं। तो एक बार में 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। कहाँ पर? जहाँ पर दंड जो है वो 3 महीने से ज़्यादा का है लेकिन 6 महीने से कम का है। ठीक है ना? तो ये एकांत परिरोध के बारे में बात थी। अगली बात, जो अगला जो दंड है वो है जुर्माना। जो धारा 8 के बताती है कि जुर्माना क्या होगा। उन्होंने कहा वेयर अ सम इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू विच द फाइन में बी एक्सटेंड। तो उन्होंने कहा कि जहां पर, तो सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं मृत्युदंड के बारे में। मृत्युदंड जिसे कि कैपिटल पनिशमेंट के रूप में भी जाना जाता है, कैपिटल पनिशमेंट के रूप में इसका एक अन्य नाम भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता में ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जहां पर मृत्युदंड दिया जा सकता है। पहली धारा जो है वो 147, जहां पर वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का जो अपराध है ऐसे में मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये आईपीसी की धारा 121 थी। दूसरी जो धारा है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है वो है धारा 160 बीएनएस, अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी। ये जो अपराध है ये नौसेना, आर्मी सेना
नेवल सेना और एयरफोर्स के अधिकारी या किसी सदस्य के द्वारा यदि इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो उस पर धारा 160 लगती है। धारा 230 जो प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने में किसी व्यक्ति ने फॉल्स एविडेंस दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है और उस मिथ्या साक्ष्य के आधार पर उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है उसके विरुद्ध धारा 230 का अपराध बनता है और ऐसे व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जाता है। अगली जो धारा है धारा 103 जो आईपीसी की धारा 302 थी, जिसमें हत्या या मर्डर का प्रावधान किया गया था। इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे आजीवन मृत्युदंड का सजा देने तक का प्रावधान किया गया है। अगली जो धारा है धारा 107, ये कहती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में, लेकिन किस व्यक्ति का, तो उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के, यदि कोई बच्चे का जो 18 वर्ष से कम आयु का है या कोई ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या सुसाइड कारित करने के लिए आपने किसी व्यक्ति ने अबेटमेंट किया है, तो जो अबेटमेंट करने वाला व्यक्ति है उसको धारा 107 के अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है। अगली जो धारा है वो धारा 140(2) जो पुरानी आईपीसी की धारा 346(a) थी, जिसमें किडनैपिंग और अबडक्शन के अपराध के बारे में बताया गया है। और ये जो अपराध है, यदि सरकार को किसी कार्य को कार्य करने के लिए बाध्य करने के लिए यदि ऐसा अपराध किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का कार्य करता, अबेटमेंट या अबडक्शन या किडनैपिंग का अपराध करता है, उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगली जो धारा है 310(3) जो पुरानी आईपीसी धारा 396 थी, जिसमें बताया है कि यदि डकैती करते समय, डकैती का अपराध या डकैती का अपराध को करते समय यदि जो अपराधी है यदि वो किसी व्यक्ति की हत्या कारित करता है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। दोस्तों, यदि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में यदि कम करना हो तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार जो है वो मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकती है। और इस संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 5 बीएनएस के एक्सप्लेनेशन ए में स्पष्ट किया गया है। ऐसा ही कुछ प्रावधान जो है वो बीएनएसएस की धारा 474(a) में भी दिया गया है। समुचित सरकार से आप समझें कि समुचित सरकार जो होती है, जहाँ पर जिस दंड दिया गया है उस दंड में यदि समुचित सरकार के तौर पे यदि केंद्र की शक्तियां निहित हैं तो केंद्र सरकार होगी, और यदि राज्य सरकार की शक्तियों के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार जो है वो राज्य सरकार होगी। अब हम ये देखें कि मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए। इस संबंध में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जजमेंटों के आधार पर कुछ नियम बन गए हैं जिनको हम मृत्युदंड देते समय फॉलो करते हैं। सबसे पहला ये देखा जाता है कि मृत्युदंड देते समय पहला नियम ये है कि मृत्युदंड जो है वो एक्सेप्शनल तौर पे दिया जाता है, एज अ रूल नहीं दिया जाता। और जब हम पनिशमेंट ये मृत्युदंड का पनिशमेंट देते हैं तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि यदि उस अपराध के लिए यदि आजीवन कारावास दिया जाता है तो वो पूर्ण अपराध नहीं होगा, तभी जो है मृत्युदंड दिया जाता है। ये डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में वर्ष 1980 में निर्धारित कर दिया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो डॉक्ट्रिनो है वो दिया गया। दूसरा जो है नियम जो है ये देखा जाता है कि बैलेंस बिटवीन द एग्रीवेटिंग एंड द मिटिगेटिंग फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस। एग्रीवेटिंग फैक्ट्स मतलब ये होता है कि अपराध की ग्रेविटी कितनी थी, अपराध को करते समय उसकी क्रूरता क्या थी, गंभीरता क्या थी, ये देखा जाता है। और मिटिगेटिंग फैक्ट्स के मतलब में ये देखा जाता है कि आरोपी में सुधार की संभावना क्या है, अन्य परिस्थितियां क्या थी, उसकी उम्र क्या थी, ये सारी चीज़ें देखी जाती। तो ये जो नियम है ये दिया गया था संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, और मुकेश वर्सेस स्टेट जो कि एनसीटी दिल्ली का केस था, जो निर्भया केस के नाम से प्रसिद्ध है,
इसमें भी इन दोनों फैक्ट्स के बारे में विशेष विश्लेषण किया गया। तो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि अपराध जो है वो कितना क्रूर तरीके से किया गया था, कितना निर्दयी तरीके से किया गया था, ये देखा जाता है कि अपराध की गंभीरता कितनी थी। दूसरा, उसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा यदि ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने दिया जाता है, यदि मृत्युदंड नहीं दिया जाता है तो उस पर समाज का प्रभाव क्या पड़ेगा। और तीसरा, अपराध किस तरीके से किया गया था, पूर्व नियोजित तरीके से था या अचानक हुआ था, तो ऐसे में उस अपराध का मैनर, तरीका, और दूसरा उसके पीछे का मोटिव, उद्देश्य या हेतु देखा जाता है। इसके साथ साथ जब ऊपर वाले तथ्यों को देखने के बाद ये देखा जाता है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के तौर पे यदि अपराधी की उम्र कितनी है, दूसरा उसमें सुधार की संभावना है कि नहीं है, और तीसरा उसकी अपराध का समय उसकी मानसिक स्थिति या आसपास की परिस्थितियां की थी जिसमें अंतर्गत उसने वो अपराध किया है। तो किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड देते समय इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला जो दंड है वो है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ ही समझने की, आजीवन मतलब जीवन भर। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने एक जजमेंट नायब सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन से मतलब जो है वो अंतिम समय तक का कारावास। जब तक एक व्यक्ति का अंतिम समय नहीं आ जाता है या उसका अंतिम समय आ जाता है तब तक उसको जो कारावास दिया जाएगा वो ही आजीवन कारावास होगा। दूसरा, एक अन्य जजमेंट गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आजीवन कारावास का अर्थ होता है मृत्यु तक जेल में रहना है। ऐसा व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास दिया गया है वो जेल के अंदर जाएगा और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तभी वो जेल से बाहर आ सकेगा। धारा 6 BNS ये कहती है कि जहां पर भी गणना करनी है, नंबर्स के रूप में गणना करनी है, तो ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा। परंतु ये कहीं भी नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष का कारावास। ये जो गणना है, ये जो फिगर है, ये फिगर जो है सिर्फ गणना करने के लिए कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास के तौर पे कितना सजा हुई है उसके लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए जो है वो आज जेल गया और किसी कारणवश उसकी अगले दिन मृत्यु हो जाती है, तो अब ऐसी स्थिति में उसके लिए कारावास का जो दिन है वो सिर्फ 1 दिन का हुआ। परंतु एक व्यक्ति जो है जो 20 वर्ष की आयु में आजीवन कारावास प्राप्त करता है और जेल में वो 90 वर्ष तक की उम्र तक जीवित रहता है, तो उसके लिए आजीवन कारावास 70 वर्ष का हो गया। तो ऐसा विरोधाभास ना हो इसलिए उन्होंने कानून में ही नियम बना दिया कि जब सिर्फ गणना करनी है तो ऐसी गणना करते समय हमको जो आजीवन कारावास है उसको 20 वर्ष के तुल्य मानना है। अब यदि आजीवन कारावास को सरकार कम करना चाहती तो क्या कर सकती है? तो उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास को कम करना है तो 7 वर्ष तक के अपराध, 7 वर्ष तक की सजा में हम कम कर सकते हैं। पहले ये प्रावधान 14 वर्ष तक का था कि 14 वर्ष से कम सजा नहीं दे सकते, पर उन्होंने अब कम उसको और कम करके कर दिया कि यदि आजीवन कारावास की सजा को कम करना है तो 7 वर्ष तक के अपराध 7 वर्ष तक की सजा में हम उसे कम कर सकते हैं। ये प्रावधान भी धारा 5 BNS में। कारावास जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब सश्रम कारावास और दूसरा सिंपल मतलब साधारण कारावास। रिगरस जैसे श्रम दिख रहा है, मतलब इसका यह है कि अपराधी जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत जेल में दाखिल होता है उसे जेल के अंदर कार्य करना पड़ता है, कठोर श्रम करना पड़ता है, उसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट के तौर पे जो आदमी अंदर जाता है उसे कठोर कार्य नहीं करना पड़ता, साधारण कार्य भी कर सकता है, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट। धारा 7 कहती है कि सेंटेंस में भी होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। तो जब कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को सजा देता है तो वो जो सजा दे रहा है, जितने समय की सजा दे रहा है, उसका कुछ भाग कठोर भी कर सकता है, कुछ भाग सरल भी कर सकता है।
जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास दिया गया, तो न्यायालय अपने निर्णय में लिख सकता है कि ऐसे व्यक्ति को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 वर्ष का साधारण कारावास दिया जाए। तो दोनों प्रकार के कारावासों को मिक्स करके भी न्यायालय दंड के समय दे सकता है। धारा 74 474 474 बीएनएस की धारा कहते हैं कि लघुकरण करना है। तो इन्होंने कहा कि ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक का जो कारावास है, यदि उसे कम करना है तो 3 वर्ष तक के कारावास में कम कर सकते हैं। 3 वर्ष से कम के कारावास में कम नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम जो करना है वो 3 वर्ष तक की सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। दूसरा, यदि सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 7 ईयर्स है, यदि 7 वर्ष से कम की सजा वाले अपराध हैं और उसको दंड दिया गया है, तो समुचित सरकार जो है उसे फाइन में कन्वर्ट कर सकती है। प्लस इम्प्रिजनमेंट दिया है तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट कर सकती है। अब आपने देखा कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट के बीच में एकांत परिरोध भी हो सकता है। तो जिस व्यक्ति को सश्रम कारावास दिया गया है, किसी दंड में सश्रम कारावास का अंतर्गत उसे दिया गया है, तो ऐसे में उसे एकांत परिरोध भी न्यायालय जो है वो उस दंड के साथ में दे सकती है। लेकिन ये कब दे सकती है, तो कोर्ट के पास पावर कब है, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास एकांत परिरोध का पावर जो है धारा 11 और धारा 12 के अंतर्गत तभी है जब ऐसे अपराधी को सश्रम कारावास या रिगरस इम्प्रिजनमेंट का दंड दिया गया है। दूसरा, उन्होंने बताया कि एकांत परिरोध जो होता है वो मैक्सिमम जो है वो 3 महीने का हो सकता है। मतलब किसी भी अपराधी को एकांत परिरोध 3 महीने से ज्यादा का नहीं दिया जाता। अब जब एकांत परिरोध का हम प्रावधान देखते हैं तो ये देखना पड़ता है कि कब कब कितना कितना एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जहां पर सजा जो है, दंड जो है, धारा 11 क्या प्रावधान करती है, धारा 11A बताती है, 11 की उपधारा 1 बताती है कि जहां पर दंड जिस व्यक्ति को दिया गया, सश्रम कारावास जो दिया गया है, यदि वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को 1 माह से ज्यादा का एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। परंतु यदि अपराध 6 महीने से ज्यादा का है और 1 वर्ष से कम का है तो उसे मैक्सिमम 2 माह का एकांत परिरोध आप दे सकते हैं। परंतु यदि उसका अपराध जो है वो 1 वर्ष से ज्यादा अवधि का है तो उसे आप मैक्सिमम जो है पूर्ण जो एकांत परिरोध का जो पूर्ण काल है 3 माह, उसे आप पूरा 3 माह तक दे सकते हैं। तो ये अपन ने समझ लिया कि किसी भी परिस्थिति में एकांत परिरोध जो है वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। अब धारा 12 जो बताती है कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होगी, इन्होंने कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एक बार में आप 3 महीने लगातार नहीं दे सकते। यदि किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है तो उसे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भुगताया जाएगा वो एक पीरियड में, एक काल में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब यदि किसी व्यक्ति को 1 तारीख को आपने सॉलिटरी में भेजा है तो उसे 14 तारीख से 15वीं तारीख तक आप नहीं रख सकते। 14 तारीख को आपको उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। दूसरा यह है कि यदि 2 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो दोनों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच में जितने दिन उसे सॉलिटरी में रखा गया है उतने दिन का गैप आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति को 1 तारीख को आपने सॉलिटरी में भेजा और फिर 14 तारीख को आपने बाहर निकाला तो उसे आप 14 से 15 से लेकर 28 तक आप दोबारा सॉलिटरी में नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको फिर 29 का वो करना पड़ेगा। तो 1 महीने में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते एक बार में। दूसरा, आपको उतने इंटरवल का आपको ध्यान रखना है। तो अब तीसरी बात ये आई कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी व्यक्ति को 16 तारीख को रखें और 30 तारीख तक रख लें 1 महीने में, और अगले महीने में 1 तारीख से रख लें और फिर 14 तारीख तक रख लें। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकते। आपको 2 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच में जितना सॉलिटरी उसको दिया गया है उतने का गैप रखना आवश्यक है।
जब अब इन्होंने कहा कि जहां पर 6 महीने तक का है तो वहां पर आप 1 महीने तक रख सकते हैं, पर जहां पर किसी व्यक्ति को 4 महीने या 3 महीने से ज़्यादा का जो दिया गया है तो उन्होंने कहा कि ऐसे में एक व्यक्ति को महीने में 7 दिन से ज़्यादा आप सॉलिटरी में नहीं रख सकते। मतलब यदि उस व्यक्ति को 4 महीने का ही दंड दिया गया है तो 1 माह में आप 7 दिन और फिर उतना ही गैप देके फिर दोबारा आप उसको रख सकते हैं। तो एक बार में 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। कहाँ पर? जहाँ पर दंड जो है वो 3 महीने से ज़्यादा का है लेकिन 6 महीने से कम का है। ठीक है ना? तो ये एकांत परिरोध के बारे में बात थी। अब अगला जो दंड है, अगला जो सजा है वो है जुर्माना, फाइन। तो धारा 8 इस बारे में प्रावधान करती है। सबसे पहला प्रावधान ये है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड, मतलब जहां पर जुर्माना बताया नहीं गया कि कितना जुर्माना न्यायालय दे सकती है, तो यहाँ पर एक नियम दिया उन्होंने कि जो जुर्माना न्यायालय अधिरोपित कर सकती है इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो उन्होंने कहा कि वहां पर अनलिमिटेड आप फाइन दे सकते हैं, पर अपराधी की परिस्थितियां और उसकी आर्थिक स्थिति को देखना भी पड़ेगा कि ऐसा फाइन उसके लिए एक्सेसिव, अत्यधिक नहीं हो। अनियमित तो है कि आप कितना भी दे सकते हैं लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। एक रिक्शा चालक के लिए 500 रुपये का फाइन भी अत्यधिक हो सकता है और एक बिजनेसमैन के लिए 5 लाख का फाइन भी अत्यधिक नहीं हो सकता। तो ऐसे में अपराधी की परिस्थितियां, अपराधी की आर्थिक स्थितियां आपको ध्यान रखनी है और उसके आधार पर आप फाइन उस पर अधिरोपित कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस सेंटेंस टू अ फाइन वेयर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। आप फाइन वहां पर भी लगा सकते हैं जहां पर आपने जो सजा दी है वो आपने चाहे विथ इम्प्रिजनमेंट दी हो या विदाउट इम्प्रिजनमेंट दी हो, कारावास सहित हो या कारावास रहित हो, ऐसे अपराधों में भी आप फाइन लगा सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विथ फाइन ओनली, जहां पर उसे सिर्फ कारावास दिया जा सकता है या केवल फाइन दिया जा सकता है, ऐसी स्थिति में भी आप उस पर फाइन लगा सकते हैं। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, जहां पर किसी व्यक्ति को फाइन का अपराध दिया गया है और वो फाइन देने में डिफॉल्ट करता है। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टाइम। और ऐसे व्यक्ति जिसको जुर्माना आपने अधिरोपित किया है और यदि वो जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे कुछ नियत अवधि के लिए इम्प्रिजनमेंट और दिया जा सकता है। और क्या कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि अगला, इन विच द इम्प्रिजनमेंट शैल बी एक्सेसिव ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, और जुर्माना ना देने के कारण जो सजा पड़ेगी वो मूल सजा, मूल कारावास जो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को दिया गया है उसके अतिरिक्त होगी। यदि मान लो किसी व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास दिया गया है और उसे जुर्माना ना देने के कारण 1 महीने का अतिरिक्त कारावास दिया गया है, तो वो 3 और प्लस 1, 3 वर्ष और 1 माह, इतना वो सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। अगला जो प्रावधान बता रहा है इसके संबंध में, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स टू द ऑफेंडर to the imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term imprisonment which is maximum fixed for the offence in the offence be punishable with imprisonment as well as fine। तो उन्होंने क्या किया, अब अगला नियम जो उन्होंने लगा दिया कि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए आप कितनी सजा दे सकते हैं, मैक्सिमम। तो उन्होंने कहा उस अपराध के लिए जिससे उसे दंड दिया गया है उस अपराध का मैक्सिमम सजा का 1/4। मान लो कोई अपराध है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है 3 साल, परंतु आप उसे दंड देते हैं 1 वर्ष का, तो यहां पर फाइन ना देने के कारण आप जो उसे सजा दे सकते हैं वो 3 वर्ष का 1/4, ना कि 1 वर्ष का 1/4। ठीक है ना?
तो 3 वर्ष के मैक्सिमम जो सजा है उसके अपराध के लिए, उसके 1/4 तक का जो दंड है आप उसे फाइन ना देने के कारण आप दे सकते हैं। अगला इस संबंध में प्रावधान जो है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज may be any description to which the offender might have been sentenced for the offense। तो उन्होंने कहा, अब यहां पर देखिए एक नया वर्ड इन्होंने इंक्लूड कर दिया, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, फाइन के लिए भी, और जो नया जो सजा का प्रावधान किया है कम्युनिटी सर्विसेज, यदि कम्युनिटी सर्विसेज की दंड आपने दिया है तो यदि इन दोनों अपराध फाइन और कम्युनिटी सर्विसेज यदि वो नहीं देता है तो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उसे सजा दे सकते हैं डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। तो उन्होंने कहा एनी डिस्क्रिप्शन, तो जो उस अपराध में आपने उसे जिस प्रकार का दंड दिया गया है उसी प्रकार का वो दंड भी होगा। मान लीजिए आपने उसे 3 वर्ष का सश्रम कारावास दिया था, तो फाइन न देने के कारण या कम्युनिटी सर्विसेज ना देने के कारण आप उसे सश्रम कारावास ही दे सकते हैं, ठीक है। अब इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन और कम्युनिटी सर्विसेज, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो अभी अपन ऊपर तक जो देख रहे थे वहां पर कम्युनिटी सर्विसेज में भी पहले सजा का प्रावधान है और साथ में कम्युनिटी सर्विस दी गई थी। ऊपर में सजा का प्रावधान था और फाइन दिया गया था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जहां पर केवल फाइन दिया जा सकता है दंड के तौर पे या केवल कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है और वो इस चीज का डिफॉल्ट करता है, तो ऐसे में उस अपराधी को, जो डिफॉल्टर अपराधी है, उसको आप जो दंड दे सकते हैं वो दंड जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दे सकते हैं। मतलब ऊपर में हमने क्या कहा कि कारावास प्लस फाइन है, कारावास है बिना फाइन के है, तो जो आप डिफॉल्ट के लिए आप उसे दे सकते हैं वो आप उसी प्रकार का देंगे जिस प्रकार का आपने इम्प्रिजनमेंट दी। पर यदि अपराध जो है सिर्फ केवल जुर्माने से दंडनीय है या केवल कम्युनिटी सर्विस से दंडनीय है, तो ऐसे में उसको इन दोनों सजा के डिफॉल्ट में, जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस के डिफॉल्ट में आप जो सजा उसे दे सकते हैं उसका जो नेचर होगा वो हमेशा सिंपल ही होगा। और उसे आप कितना दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा जहां पर आपने जुर्माना जो है 5,000 रुपए तक लगाया है तो उसे आप 2 महीने की सजा दे सकते हैं। जहां 5,000 से ज्यादा का और 10,000 से कम का है जुर्माना, वहां पर आप उसे मैक्सिमम 4 महीने तक का दे सकते हैं। और जहां पर अन्य कोई बात है वहां 1 साल तक का आप उसे सजा दे सकते हैं पेमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो जहां पर सिर्फ फाइन की बात है और फाइन ना देने के आधार पर आपको सजा देनी है या सिर्फ कम्युनिटी सर्विस से अपराध है, कम्युनिटी सर्विस का दंड है और वो उसका डिफॉल्ट करता है, तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपसे आप मैक्सिमम 1 साल तक की ही सजा दे सकते हैं। परंतु यदि जुर्माना 5,000 से कम का है तो 2 महीने और 10,000 से कम का है तो 4 महीने तक आप सजा उसे दे सकते हैं। अगला ये कह रहा है, धारा 6 कहती है कि इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन shall be terminated whenever the fine is either paid or levied by the process of law। और तो उन्होंने क्या कहा कि यदि अपराधी से फाइन, तो आप उसे कब तक सजा दे सकते हैं, तो जो उन्होंने कहा कि जैसे ही उसका फाइन वसूल हो जाता है या उससे अन्य प्रकार से हम वसूल कर सकते हैं या वो जुर्माना जमा कर देता है, तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट, जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन था वो सस्पेंड टर्मिनेट हो जाता है। पर यदि उसने कुछ प्रपोर्शनेट भाग ही दिया है, मान लो 5,000 का जुर्माना था, उसने 2,500 जमा किया, 2,500 अभी भी बचा हुआ है, तो 5,000 के लिए आप 2 महीने दे सकते थे, तो 2,500 के लिए आप 1 महीने तक की उसे डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, अगला ये है कि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में जो सजा है, ये तो फाइन आप उससे कब तक वसूल कर सकते हैं, ये उसे आप कब तक दे सकते हैं, तो द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ द रिमेन अनपेड may be levied at any time within the 6 years after the passing of the sentence।
तो जो फाइन है उसकी वसूली जो है वो कब तक की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि 6 साल तक, सजा जब हुई है तब से 6 साल तक। पर यदि उसे 6 साल से ज़्यादा की सजा हुई है तो द ऑफेंडर बी लेबल्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अ 6 years देन एट अ टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। तो उसकी सजा खत्म होने से पहले के 6 साल तक आप उससे वसूल कर सकते हैं। और यदि उस अपराधी की डेथ या मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है वो फाइन देने से डिस्चार्ज नहीं हो जाती, मतलब उसकी संपत्ति से आप फाइन वसूल कर सकते हैं चाहे अपराधी की मृत्यु हो चुकी हो तो भी। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा कई अपराध हैं और उसके लिए आपको सज़ा देनी है, मतलब एक ही प्रकार के उसने कई अपराध किए हैं। मान लो मैंने किसी को एक तमाचा मारा और मैंने तमाचे से उसको 100 तमाचे मार दिए, तो हर एक तमाचे के लिए मुझे 6 महीने की सज़ा हो सकती, तो मैंने 100 तमाचे मारे तो मुझे 600 महीने की सज़ा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, तो ऐसे में आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो अपराध है वेयर एनी थिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड upon the parts, any of which part itself an offense, the offender shall be punished with the punishment for more than one of his offense unless it is so expressly provided। यदि उसको प्रोवाइड किया गया है तो ही आप उसमें सजा वैसे दे सकते हैं, मोर देन वन। यदि जो अपराध उसने किया है यदि वो 2 धाराओं में अलग अलग आ रहा है, anything in the offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being in force which is offense are defined or punished, b several acts of which one or more than would be itself or themselves constitute an offense, constitute when combined or different offense, the offender shall not be punished with the more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offense। तो उन्होंने कहा कि यदि एक धारा एक अपराध किया गया और एक से अधिक धाराओं के अंतर्गत फॉल हो रहा है या एक से अधिक एक्टों में है, जैसे आपने किसी अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति के साथ वाद विवाद हुआ तो भारतीय दंड संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की भी धाराएं लग रही हैं और ST ST एक्ट की भी लग रही, तो दोनों प्रावधानों में जाके अलग अलग सजा देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, तो जो सीवर है जो दोनों में अधिक है वो सजा आप उसमें दे सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, A gives Z 50 strokes with a stick where A may have committed the offense of the voluntarily causing hurt to Z by whole beating and also be each of the blows which makes up the whole beating if A were liable to punishment for the every blow he might be imprisonment for the 50 years, so one of each blow, but he is liable only to one punishment for the whole beating। मान लो उसने 50 चांटे मारे, 50 चांटे मारने के बाद उस हर एक चांटे में सिंपल इंजरी हो रही है, लेकिन 50 चांटे का जो एग्जैक्ट निकला, जो उसका रिजल्ट निकला, उसके आधार पर उसे सजा होगी। अब इस संबंध में धारा 10 कहती है कि पनिशमेंट ऑफ पर्सनल गिल्टी, person guilty of one several offences, judgment stating that it is doubt of which in all cases in which the judgment is given that person is guilty for one of the several offences specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offense is guilty, the offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided। उन्होंने कहा कि जब न्यायालय एक जजमेंट दे रहा है और जो अपराध अपराधी के द्वारा किया गया है वो एक से ज़्यादा धाराओं के अंतर्गत
आ रहा है और न्यायालय को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किस प्रावधान में सजा दे, तो दोनों ही प्रावधानों में से जिस प्रावधान में कम सजा का उल्लेख है वो कम सजा वाले प्रावधान में उसे सजा देगा। जहां पर न्यायालय को खुद स्पष्ट नहीं है कि कौन से अपराध में उसे सजा देनी चाहिए। अगला कह रहा है कि एनहेंस पनिशमेंट फॉर द सर्टन ऑफेंसेस। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी जो है किसी अपराध के लिए पूर्व में भी दोष सिद्ध हो चुका था और दोबारा उसी अपराध को रिपीटेशन में फिर से दोष सिद्ध हो रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को वर्धित दंड, अधिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 से लेकर धारा 13 तक जो चैप्टर 2 दंड के विषय में बात करता है को आज हमने देखा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त जानकारी यदि आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी प्रतीत होती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में हम भारतीय न्याय संहिता के आगे के प्रावधानों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।